देखिए आज हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, रेवेन्यू ऑफ द फॉर्म। हम लोगों ने प्रोडक्शन फंक्शन देखा, फिर हम लोगों ने कॉस्ट एनालिसिस देखा। अब हम लोग थोड़ा सा रेवेन्यू देखते हैं, रेवेन्यू क्या होता है। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे, तो रेवेन्यू ऑफ द फॉर्म में हम लोग क्या देखेंगे, तीन तरीके का रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टोटल रेवेन्यू से। रेवेन्यू एक्चुअली में होता क्या है, रेवेन्यू का क्या मतलब होता है। देखिए जितना अमाउंट ऑफ सेल, इसी को आप बोलते हैं रेवेन्यू। सपोज करिए कि 5 रुपए में आप कोई पीस ऑफ क्लॉथ मार्केट में सेल करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने ऐसे 100 पीसेस ऑफ क्लॉथ सेल किए तो टोटल रेवेन्यू आपका क्या हो गया, 500। क्या हुआ, सेल, दैट इज अमाउंट ऑफ सेल, इसी को बोलते हैं रेवेन्यू। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं। टोटल रेवेन्यू, बाई टोटल रेवेन्यू ऑफ अ फॉर्म इज मेंट दैट टोटल अमाउंट ऑफ सेल प्रोसीड्स और द टोटल रिसिप्ट ऑफ द फॉर्म। जितना सेल प्रोसीड हुआ, या सेल जब प्रोसीड होगा तो क्या होगा, फॉर्म को पैसा मिलेगा। तो जो टोटल रिसिप्ट हुआ फॉर्म का, या जो टोटल सेल प्रोसीड हुआ, दोनों एक ही बात है। इसी को हम लोग टोटल रेवेन्यू बोलते हैं। कोई बच्चे इसमें कंफ्यूज मत करना कि सर रिसिप्ट और सेल, आप सेल कर रहे हैं तो 500 रुपीज का आप सेल कर रहे हैं, तो 500 रुपीज आपको मिल तो रहा है ना। 500 रुपीज का आप क्लॉथ सेल कर रहे हैं तो 500 रुपीज मिल रहा है। तो या तो आप इस अमाउंट को देखेंगे या इस अमाउंट को देखेंगे, दोनों एक ही बात है। ठीक है, देखिए ये एक्सपेंस कॉस्ट को बोलते हैं, ये हम लोग रेवेन्यू पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये रेवेन्यू पढ़ रहे हैं, जिस रेट पे आप मार्केट में सेल कर रहे हैं। एक्सपेंस क्या होता है, कॉस्ट को बोलते हैं एक्सपेंस। देखिए टोटल रेवेन्यू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू किसी भी फॉर्म का क्या होता है, जितना आप सेल किए या जितना आपको रिसिप्ट मिला, या एंड नहीं, या अगर आपने सपोज करिए आपने 50 मीटर ऑफ क्लॉथ्स बनाए हैं और 1 मीटर क्लॉथ्स का दाम है 20 रुपीज, तो 50 मीटर क्लॉथ्स को अगर आप मार्केट में सेल कर रहे हैं तो कितने अमाउंट का आप मार्केट में सेल कर रहे हैं, दैट इज 1000 रुपीज का। 1000 रुपीज का, तो ये 1000 रुपीज का आप मार्केट में सेल कर रहे हैं, तो रिसीप्ट आपको कितना मिल रहा है, 1000 रुपीज आपको मिल रहा है ना। तो दिस इज नोन एज टोटल रेवेन्यू, द सेल प्रोसीडेड और व्हाट यू रिसीव्ड। तो व्हाट यू रिसीव्ड नहीं, जो फॉर्म रिसीव करता है, तो दैट इज नोन एज टोटल रेवेन्यू। देखिए यहाँ पे लिखा है, इफ अ फॉर्म प्रोड्यूसिंग क्लॉथ सेल्स 100 मीटर ऑफ क्लॉथ इन द मार्केट, जो मार्केट में सेल कर रहा है, इसको एक्सपेंस से आप कंसीडर मत करना, एक्सपेंस का मतलब होता है कॉस्ट। लेकिन ये है कि जिस रेट पे आप मार्केट में सेल कर रहे हैं, सपोज करिए $4 पर मीटर पे आप सेल कर रहे हैं, तो सेल प्रोसीड्स और द रिसिप्ट ऑफ द फॉर्म वुड बी $400। तो दिस टोटल सेल प्रोसीड्स व्हिच अ फॉर्म हैज रिसीव्ड बाय सेलिंग 100 मीटर ऑफ क्लॉथ इज कॉल्ड टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू का क्या फॉर्मूला होगा, टोटल प्राइस इंटू क्वांटिटी सोल्ड। जो मार्केट में जिस रेट पे आप सेल कर रहे हैं, सपोज आप 5 रुपए में सेल कर रहे हैं और आपने 100 क्वांटिटी सेल किया है, तो टोटल रेवेन्यू क्या हो गया आपका, 500। क्लियर, टोटल रेवेन्यू क्या होता है, सबका क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं टोटल रेवेन्यू के बाद मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू वर्ड से आप लोग को क्लियर हो रहा होगा कि एक एडिशनल यूनिट, तो यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू का बात हो रहा है, तो रेवेन्यू में एक यूनिट का एडिशन, एक यूनिट का एडिशन। अभी इसका क्या मतलब है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करिए आपने 100 यूनिट्स को सेल किया मार्केट में 500 रुपीज में। ठीक है, अब आप एक और एडिशनल यूनिट को सेल कर रहे हैं, 101th यूनिट को आप सेल कर रहे हैं। तो 101th यूनिट को सेल कर रहे हैं, तो टोटल आपको जो पैसा
मिल रहा है वो 505 रुपीज है। तो एक एडिशनल यूनिट को सेल करने पे आपका रेवेन्यू कितना इंक्रीज हुआ है? 5 रुपीज इंक्रीज हुआ है, तो दिस इज नोन एज मार्जिनल रेवेन्यू। एक एडिशनल यूनिट को सेल करने पे जो आपका रेवेन्यू इंक्रीमेंट होता है वही होता है क्या? मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है? ये बात को याद रखिए अभी, क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा ये बहुत छोटा-सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन जैसे ही हम लोग अभी परफेक्ट कॉम्पिटिशन स्टार्ट करेंगे, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जब हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे उस केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है? वहाँ पे देखिएगा कि मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू का कर्व कैसे आपस में कोइंसाइड करता है। फिर मैं फिर से इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि जैसे अगर आपने 80 यूनिट मार्केट में सेल किया, ठीक है? 80 यूनिट का कॉस्ट सपोज़ करिए 300 रुपीज़ था, ठीक है? तो 81th यूनिट जब आप सेल कर रहे हैं मार्केट में, एक और एडिशनल यूनिट सेल कर रहे हैं, तो सपोज़ करिए आपको टोटल रुपीज़ 310 मिला। 80 यूनिट को सेल करने पे आपको ₹300 मिला और 81 यूनिट को सेल करने पे आपको ₹310 मिला। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या हुआ? तो 81th यूनिट मतलब एक एडिशनल यूनिट को सेल करने पे आपको 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिला। So this addition in the revenue by selling one additional unit is known as marginal revenue. Is this always same? नहीं, ये हमेशा सेम नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि ये एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा इक्वल होगा। ये चेंज होते रहता है। अभी मैंने यहाँ पे बताया ना 80 यूनिट को सेल कर रहे हैं ₹300, 81 यूनिट को सेल किए ₹310। ये तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये हमेशा सेम नहीं होता है। मार्जिनल रेवेन्यू का डेफिनिशन सबको क्लियर है? चलिए, मार्जिनल रेवेन्यू का डेफिनिशन यहाँ से देखते हैं। Marginal revenue is the addition made to the total revenue by a one unit increase in the volume of sales। क्या हुआ? जो आपका सेल है तो इसके वॉल्यूम में एक यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ। By the firm in the market, it can also be called as the net revenue earned by selling one additional unit of output। मीन्स नेट रेवेन्यू जब एक एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट को आप सेल कर रहे हैं तो जो रेवेन्यू आपको जनरेट हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेवेन्यू। देखिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी लिख दिया है कि आप लोगों को आगे रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। वेट, माइक किसने ऑन कर दिया? देखिए, फॉर एग्जाम्पल इफ अ फर्म सेल्स 100 मीटर ऑफ क्लॉथ एट $4 per meter, द टोटल रेवेन्यू ऑफ द फर्म इज $400। If it increases the volume of sale from 100 meter to 101 meter, that is by 1 meter, the total revenue of the firm goes up to $404। The addition of $4, तो कितना का एडिशन हुआ रेवेन्यू में? अभी आप देख रहे थे 100 यूनिट को सेल कर रहे थे तो $400 का आपको अर्निंग हो रहा था। 101 यूनिट को आपने सेल किया तो आपको $404 का आपको अर्निंग हुआ। तो एडिशन कितना हुआ रेवेन्यू में? $4 का एडिशन हुआ जब आप एक एडिशनल यूनिट को सेल कर रहे हैं। तो which has taken place in the total revenue by a one unit increase in the rate of sales per period of time is known as marginal revenue। तो marginal revenue can be expressed as follows। marginal revenue को आप कैसे लिखेंगे? चेंज इन रेवेन्यू बाय सेलिंग वन एडिशनल यूनिट अपॉन एडिशनल यूनिट सोल्ड। तो एडिशनल यूनिट सोल्ड तो हमेशा 1 रहेगा और चेंज इन रेवेन्यू बाय सेलिंग वन एडिशनल यूनिट, तो जैसे एक एडिशनल यूनिट को सेल करने पे जो रेवेन्यू चेंज हो रहा है तो बाद वाला रेवेन्यू क्या है? 404। पहले रेवेन्यू क्या था? 400। चेंज कितना हुआ? 4 का। तो मार्जिनल रेवेन्यू आपका क्या हो गया? 4। मार्जिनल रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? किसी को इसमें कोई डाउट है? कुछ पूछना है? मार्जिनल रेवेन्यू के केस में किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है? चलिए, क्लियर? ओके, ठीक है। बट क्लास में जितने स्टूडेंट क्लास कर रहे हैं, किसी को भी डाउट आए, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। आप ये मत सोचना कि अगर 15-20 स्टूडेंट एक साथ बोल रहे हैं क्लियर है, तो आप भी बस चुप हो जाओ और आप म नहीं पूछो। अगर आप डाउट नहीं पूछोगे, अगर आपका क्लियर नहीं हो रहा है जो चीज़ मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, क्लियर नहीं हो रहा है तो आप बोलो कि सर नहीं समझ में आया, मैं फिर से समझाऊँगा। ठीक है? मार्जिनल रेवेन्यू विद द इंक्रीजिंग सेम रहेगा क्या? समझा नहीं? मासूक अहमद, आपका क्वेश्चन फिर से आप चैट में पूछिए। मार्जिनल रेवेन्यू सेम नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा $4 ही होगा, कभी $5 हो सकता है, $6 हो सकता है, चेंज होगा। ये तो मैं भी आपको बस एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? चलिए, अब एवरेज रेवेन्यू।
एवरेज रेवेन्यू का क्या मतलब होता है? एवरेज का क्या मतलब होता है? टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी। जायद वो आप इतना टफ फॉर्मूला क्यों जानना चाह रहे हैं जब मैं आपको बिल्कुल आसान सा समझा रहा हूँ? यहाँ पे n और n+1 क्या है? TRn+1 क्या है और Rn क्या है? 1 एडिशनल यूनिट को ही तो लिख रहे हैं n+1 और n। यही तो मैं बता रहा हूँ, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। सपोज़ करिए 80 यूनिट को आपने सेल किया, आपको 500 रुपीज़ आप में आपने सेल किया। 81th यूनिट को आप जब सेल कर रहे हैं, तो आप सपोज़ करिए 520 रुपीज़ आपको टोटल रिसीट आ रहा है। तो एक एडिशनल यूनिट को सेल करने पे आपको 20 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हो रहा है। यही तो है वहाँ पे n+1 क्या है? वही है। n सपोज़ करिए आप यहाँ पे n क्या है? 80 है, तो यहाँ पे n+1 क्या हो जाएगा? 81 हो जाएगा। 81 माइनस 80 यही वाली चीज़ तो वहाँ पे लिखी हुई है इसी फ़ॉर्मूला के थ्रू। मार्जिनल रेवेन्यू विल ऑलवेज बी इंक्रीजिंग। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा। क्या होगा? ये तो हम लोग देखेंगे। अभी तो हम लोग इस चैप्टर में घुस रहे हैं। मार्जिन रेवेन्यू फ्लक्चुएट करेगा। मार्जिन रेवेन्यू कभी हो सकता है कि इंक्रीजिंग हो, कभी डिक्रीजिंग हो। ये तो डिपेंड करता है ना कि फर्म किस तरीके का मार्केट में आप बात कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर वेट कर लीजिए, ये सब समझ में आएगा कि मार्जिन रेवेन्यू हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता। ठीक है? तो ये हम लोग एवरेज रेवेन्यू देख रहे थे। एवरेज रेवेन्यू क्या है? टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी सोल्ड। देखिए, एवरेज रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू अर्न्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट। एवरेज रेवेन्यू इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल रेवेन्यू बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड इन द मार्केट। फॉर एग्जांपल, इफ अ फर्म सेल्स 200 मीटर ऑफ क्लॉथ फॉर $600, मान लीजिए कि 200 मीटर क्लॉथ को अगर फर्म ने $600 में सेल किया है, तो एवरेज रेवेन्यू क्या हो जाएगा? टोटल रेवेन्यू क्या है? 600 और टोटल क्वांटिटी सोल्ड कितना है? 200 मीटर। तो $3 per meter हो जाएगा। दिस इज योर एवरेज रेवेन्यू। $3 per meter। एवरेज रेवेन्यू रिप्रेजेंट्स द एवरेज सेल प्राइस पर यूनिट ऑफ कमोडिटी। दैट इज एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू सोल्ड अपॉन टोटल आउटपुट सोल्ड। ठीक है? समझ आया एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू। इसमें कोई डाउट? क्लियर है सबका? ओके, ठीक है। चलिए, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। टोटल, आपने क्या बोला? टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड अपॉन टोटल आउटपुट सोल्ड। टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड, अच्छा, ठीक है, इसको आप यहाँ पे लिख दीजिए, टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड। ठीक है, मैंने बोला ना, सेल या रिसीट दोनों एक ही बात है। ठीक है, आप यहाँ पे रेवेन्यू बोल रहे हैं तो यहाँ पे रिसीप्ट ही लिखा होना चाहिए। ठीक है, वंडरफुल। बट मैंने शुरुआत में ही बताया, सेल या रिसीट दोनों एक ही बात है। ठीक है, थैंक यू यूनिस, आपने इसे करेक्ट किया है। ठीक है, अब देखिए, हम लोग पहले मार्केट, अब क्या है कि हम लोगों को मार्केट पढ़ना है। मार्केट, और मार्केट 4 तरीके का होता है। इकोनॉमिक्स में मार्केट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 4 पार्ट्स में। देखिए, ये मार्केट चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत तरीके का क्वेश्चन बनता है और ये बहुत ही लंबा चैप्टर है। इसमें 4 तरीके का मार्केट हम लोग पढ़ेंगे आराम-आराम से। मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट समझाता जाऊँगा। देखिए, एक मार्केट होता है जिसको परफेक्ट कॉम्पिटिशन बोलते हैं। परफेक्ट कॉम्पिटिशन।
किसे रिपीट करूं? मैं समझा नहीं, क्या रिपीट करना है? सर ये प्लीज रिपीट कीजिए। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू बताया तो। सब आप बताइए, कोई कोई एक एग्जांपल दीजिए। सपोज करिए आपने 20 यूनिट मार्केट में सेल किया, ठीक है? और 20 यूनिट सेल करने पे फर्म को 50 रुपीज 60 रुपीज अर्न हो रहा है। तब चलिए मान लीजिए 100 रुपीज अर्न हो रहा है, 100 रुपीज। तो एक यूनिट सेल करने पे फर्म को क्या अर्न होता है? तो दैट इज 100/20, दैट इज 5 रुपीज। तो ये जो 5 रुपीज है ना, ये एवरेज रेवेन्यू है कि एक यूनिट सेल करने पे फर्म को क्या अर्न होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि 5 रुपीज। हर यूनिट पे 5 रुपीज ही होगा। ये इसका ये मतलब नहीं है। हो सकता है आपने एक यूनिट सेल किया तो आपको 10 रुपीज अर्न हुआ, दूसरा यूनिट सेल किया तो आपको 5 रुपीज अर्न हुआ, तीसरे यूनिट आपने सेल किया तो आपको 15 रुपीज अर्न हुआ, फोर्थ यूनिट आपने सेल किया तो ऐसे ही चलता जाएगा, कभी इंक्रीज होगा कभी डिक्रीज होगा। तो आप सबका जब एवरेज निकालेंगे तो एवरेज आप क्या कर रहे हैं कि टोटल यूनिट। चलिए मैं फिर से इसको पूरे अच्छे एग्जांपल्स के साथ समझाता हूँ। ठीक है, मैं भी स्लाइड दिखाता हूँ। चलिए मैं फिर से समझा देता हूँ। एवरेज रेवेन्यू में किसी-किसी को डाउट रह गया है एवरेज रेवेन्यू में, ठीक है? सपोज़ करिए फर्म है, फर्म ने आज अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है। तो 1 यूनिट ये मार्केट में सेल करता है। मार्केट में सेल करता है 10 रुपये में। दूसरा यूनिट मार्केट में सेल करता है, सेकंड यूनिट मार्केट में सेल करता है 20 रुपये में। थर्ड यूनिट मार्केट में सेल करता है 15 रुपये में। फोर्थ यूनिट मार्केट में सेल करता है 25 रुपीज़ में। फिफ्थ यूनिट मार्केट में सेल करता है 30 रुपीज़ में, ठीक है? तो अब आप ये बताइए टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ फर्म का? टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ? तो हर यूनिट का आप पैसा ऐड कर दीजिए। 10, 20, 15, 25, 30, दैट इज 30 प्लस 10 40 प्लस 20 60 एंड 40 100। 100 रुपीज टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ, 100 रुपीज। एक यूनिट, फिर एक और यूनिट, फिर एक और यूनिट, फिर एक और यूनिट, फिर एक और यूनिट, ऐसे करके 5 यूनिट फर्म ने सेल किया। तो टोटल फर्म को कितना मिला? 100 रुपीज। अब एवरेज क्या है कि एवरेज अगर पूछागा, फर्म पूछेगा कि ठीक है टोटल रेवेन्यू तो हमें 100 मिला, तो जितना यूनिट आपने सेल किया है तो उससे आप डिवाइड कर देंगे। तो आपने 5 यूनिट सेल किया है तो 20 रुपीज। 20। प्लीज कौन माइक ऑन कर रहा है? प्लीज माइक ऑन ना करे, मैं बता रहा हूँ। आरिफ माइक ऑफ रखे। 20 रुपीज। तो ये 20 रुपीज क्या है? ये है एवरेज रेवेन्यू। ये एवरेज रेवेन्यू क्या बताता है कि अगर आप एक यूनिट को मार्केट में सेल कर रहे हैं तो 20 रुपीज आपको जनरेट हो रहा है। लेकिन क्या रियल में 20 रुपीज जनरेट हो रहा है? नहीं, कहीं पे तो आपको 15 रुपीज जनरेट हो रहा है, कहीं पे 10 रुपीज जनरेट हो रहा है, कहीं पे 30 जनरेट हो रहा है। तो ये एवरेज क्या बताता है? एवरेज यही बताता है कि हर यूनिट पे आपको 20 रुपीज मार्केट से मिल रहा है ऑन एन एवरेज सर, ठीक है? समझ आ गया आफरीन? ओके, चलिए। तो यही मैंने लिखा है, टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल आउटपुट मीन्स टोटल रेवेन्यू अपॉन टोटल क्वांटिटी सोल्ड, दैट इज योर एवरेज रेवेन्यू, ठीक है? यहाँ तक अगर आप लोग समझ लिए तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज अंडर द मार्केट चैप्टर। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे व्हीकल की माइलेज होती है एवरेज, इसी तरीके का एवरेज का ये कॉन्सेप्ट होता है। एवरेज का क्या मतलब होता है? सब सब बहुत सारा सामान है, अगर आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को एवरेज बोलते हैं। सबको इक्वल इक्वल बांट दो, आप उसी को एवरेज बोलते हैं, ठीक है? अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? नहीं, अभी परफेक्ट कंपटीशन नहीं, अभी हम लोग मार्केट देखते हैं कि मार्केट कितने तरीके का होता है। चलिए देखिए, अब हम लोग मार्केट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपको बढ़िया से पढ़ना है। जैसे आपने कॉस्ट एनालिसिस, प्रोडक्शन फंक्शन, ये सब चैप्टर पढ़ा है ना,
उसी तरीके का ये चैप्टर है। इसमें आपका डिमांड सप्लाई इन सब का यूज होगा। कॉस्ट फंक्शन में जो आपने पढ़ा है वो यूज होगा, प्रोडक्शन फंक्शन में जो आपने पढ़ा है वो यूज होगा। तो आप एक बार सबको रिवाइज भी कर लेना, ठीक है। टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में आपको रिलेशन जानना है कर्व का। बता रहा हूँ, उसी के लिए मार्केट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं जायद। वेट, मार्केट, इकोनॉमिक्स में मार्केट 4 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज परफेक्ट कंपटीशन, सेकंड इज मोनोपोली, थर्ड इज ओलिगोपोली, एंड फोर्थ इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। पूरे इकोनॉमिक्स में इसी 4 पार्ट में मार्केट को डिवाइड किया गया है। डुओपोली 4 टाइप्स में नहीं आता है। डुओपोली हम लोग मोनोपोली और ओलिगोपोली के बीच में पढ़ेंगे, ठीक है। 4 टाइप्स जो मार्केट का डिफाइंड है वो इसी टाइप में डिफाइंड है। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब देखिए परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। अभी मैं आपको शॉर्ट में ये सब बताता हूँ कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, मोनोपोली क्या होता है, ओलिगोपोली क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है। क्योंकि ये सब आपस अपने आप में खुद एक बड़ा बड़ा सा चैप्टर है। मोनोपोली पे पूरा चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा, ओलिगोपोली पे पूरा चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा। बट अभी स्टार्ट करना है इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसका डिटेल बस बता दे रहा हूँ। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होता है? परफेक्ट कॉम्पिटिशन में एक ऐसा मार्केट जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं। परफेक्ट कंपटीशन जैसे एक ऐसा मार्केट जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। ठीक है, बहुत एक ऐसा मार्केट आप अपने मन में इमेजिन करिए जहां पे बहुत बायर्स हैं, मतलब इनफाइनाइट, जितना आप सोच सकते हैं उतने बायर्स हैं, जितना आप सोच सकते हैं उतने सेलर्स हैं। ठीक है, ये कहने का क्या मतलब है? इस कहने का ये मतलब है कि सिंगल बायर और सिंगल सेलर मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं। मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते क्योंकि इतने सारे बायर्स हैं, लाखों लाखों करोड़ करोड़ों बायर्स हैं और करोड़ों करोड़ों सेलर्स हैं। तो अगर एक सेलर दाम बढ़ा भी देगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन का मतलब ही होता है कि कंपटीशन यहाँ बहुत ज्यादा है, बहुत कंपटीशन है। तभी तो नाम है परफेक्ट कंपटीशन। जहाँ पे बहुत सारा सेलर्स है तो वहाँ पे कंपटीशन होगा कि नहीं? एक ही जगह पे आपको, एक ही प्लेस पे आपको एक साथ 50 मार्केट एक ही चीज का दिखेगा। सपोज करिए कि आप किसी कारपेंटर सॉरी वुडन मार्केट में आप गए हुए हैं, वुडन मार्केट में, तो यहाँ पे आपको एक साथ लाइन से 50 शॉप्स दिख रहा है वुडन का। तो यहाँ पे आपस में एक दूसरे दुकान वाले के बीच में कंपटीशन होगा कि नहीं? और ये कैसा कंपटीशन होगा? बिल्कुल तगड़ा कंपटीशन होगा। इसीलिए इसका नाम होता है परफेक्ट कंपटीशन, वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। और बायर्स भी क्या होते हैं? बहुत ह्यूज नंबर में होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है इसका विशेषता? एक तो हम लोगों ने देखा लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। जो सेलर्स होते हैं ना, वो आइडेंटिकल और होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल करते हैं। आइडेंटिकल एंड होमोजीनियस प्रोडक्ट, जीनियस प्रोडक्ट। ठीक है, आइडेंटिकल और होमोजीनियस प्रोडक्ट का क्या मतलब है? कोका कोला मीन्स सॉफ्ट ड्रिंक का, अगर हम लोग बात कर रहे हैं सॉफ्ट ड्रिंक का,
सॉफ्ट ड्रिंक कितना होता है? 4-5 है, कोका कोला, पेप्सी, यही सब होता है सॉफ्ट ड्रिंक, 4-5 सॉफ्ट ड्रिंक। ये सब आइडेंटिकल है ना? और सब होमोजीनियस है। ऐसा तो है नहीं कि आप दिल्ली में जो कोका कोला पिएंगे उसका टेस्ट अलग होगा और मुंबई में जो कोका कोला पिएंगे उसका टेस्ट अलग होगा। नहीं, दोनों का टेस्ट तो बिल्कुल सेम होगा, आइडेंटिकल, और दोनों होमोजीनियस है। हाँ, हाँ, ईच फर्म सेल अ होमोजेनियस प्रोडक्ट, वही बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है, आइडेंटिकल और होमोजेनियस प्रोडक्ट होते हैं। तो सेलर्स क्या होते हैं कि एक ही तरीके का आइडेंटिकल और होमोजेनियस प्रोडक्ट सेल करते हैं। मार्केट को आप इमेजिन करते जाइए अपने माइंड में, बहुत बड़ा-सा बायर्स है, बहुत सेलर्स है, कोई दिक्कत ही नहीं है बायर्स और सेलर्स का, और सब एक ही तरीके का मार्केट में सामान सेल कर रहे हैं। तो आप ये बताएँ कि यहाँ पे प्राइस का डिफरेंस हो सकता है क्या? नो, वन प्राइस, देयर विल बी वन प्राइस। प्राइस क्या होगा? एक ही प्राइस होगा। One price for the identical goods in all parts of the market. One price for the identical goods. कोका कोला का 2 लीटर का जो रेट होगा, जो प्राइस होगा, वो हर जगह सेम होगा। कहीं ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे 45 रुपीज का हो तो कहीं पे 40 रुपीज का हो, कहीं पे 30 रुपीज का हो, कहीं पे 50 रुपीज का। नहीं, अगर 45 का है तो हर जगह 45 का ही प्राइस होगा। ठीक है। अब परफेक्ट कंपटीशन में आप ये बताएं कि अगर कोई सेलर चाहता है कि हम अपने प्राइस को मासूक अहमद, वेट फॉर सम टाइम, आप इतना आगे चल रहे हैं। होमोजेनियस प्रोडक्ट इज सोल्ड इन सच अ मार्केट एंड इट्स प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द फोर्स ऑफ मार्केट सप्लाई एंड मार्केट डिमांड। प्लीज मेक मी अंडरस्टैंड सर। आपको क्या लगता है कि मैं इस सब चीज को एक्सप्लेन नहीं करूंगा? मैं आपको एक तो इतना आराम आराम से पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ, एक एक चीज में छोटा छोटा पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप 2-3 स्टेप आगे का पूछ रहे हैं, और आप जितनी देर में ये सब लिख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आप वो तो मिस कर रहे हैं ना? मैं जब एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेरा एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया है क्या? आज तो हम मार्केट चैप्टर स्टार्ट ही किए हैं। आप तो पेशेंस ही नहीं शो करते हैं। चलिए, ठीक है। देखिए, अगर यहाँ पे कोई सेलर चाहता है कि हम अपने प्राइस को डिक्रीज कर दें, सपोज करिए कोका कोला का प्राइस हर जगह 45 रुपीज का है, ठीक है। अगर कोई सेलर चाहेगा कि नहीं, हम इसको 45 में नहीं, अगर हम इसको 35 में बेचें, तो इसका प्रोडक्ट विदिन, मतलब बहुत जल्दी, विदिन द टाइम फ्रेम इसका प्रोडक्ट, सारा का सारा प्रोडक्ट सेल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसको बोल सकते हैं इन नो टाइम, मीन्स टाइम ही नहीं लगेगा। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन का एक सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि परफेक्ट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, अबाउट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का क्या होता है, परफेक्ट नॉलेज होता है। किनको परफेक्ट नॉलेज होता है प्रोडक्ट का? तो जो बायर्स होते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मार्केट द buyers have the perfect knowledge about the product, so that will be under perfect competition। यहाँ पे बायर्स को पूरा का पूरा नॉलेज होता है। जैसे आप कोई भी सोच सकते हैं परफेक्ट कंपटीशन के केस में, जैसे मैंने बोला ना कोका कोला, सॉफ्ट ड्रिंक, तो सॉफ्ट ड्रिंक का किसको, ऐसा कोई भी व्यक्ति होगा जिसको सॉफ्ट ड्रिंक के मार्केट के बारे में ना पता होगा कि कितने का मिल रहा है। और कहीं भी अगर प्राइस थोड़ा भी डिटोरिएट करेगा, जैसे 45 से 40, कोई सेलर अगर 40 रुपीज में बेचना चाह रहा है, तो सब लोग इसी के पास जाएंगे और ये तुरंत ये मार्केट में सेल हो जाएगा। ठीक है। तो आप ये सोच सकते हैं कि ठीक है, ऐसा है तो फिर सब कोई कोल्ड ड्रिंक्स का दुकान खोले और सब कोई थोड़ा सा प्राइस डिक्रीज कर दे, उसका सेल होता चला जाएगा तो उसे प्रॉफिट मिलता चला जाएगा। ठीक है, इसमें अब क्या होता है अभी हम लोग ये समझते हैं। देखिए, और अगर कोई सेलर
45 से प्राइस इंक्रीज करके 50 कर देता है, तो क्या इसका एक भी प्रोडक्ट बिकेगा? नहीं बिकेगा। क्यों नहीं बिकेगा? क्योंकि परफेक्ट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट बायर्स को, सारे बायर्स को पता है कि नहीं ये 45 का चीज़ है, ये 50 में सेल कर रहा है, तो कोई बायर्स नहीं खरीदेगा। और एक के इंक्रीज करने से क्या होगा? लोग दूसरे की तरफ शिफ्ट कर जाएँगे। बहुत सारा दुकान है, एक दुकान थोड़ी है, कमी थोड़ी है दुकान का। हर जगह आपको वही रेट मिलेगा, ठीक है? सपोज़ करिए आप किसी शोरूम में गए, वैन हुसैन का शोरूम है, ठीक है? वैन हुसैन का। यहाँ पे एक शर्ट आपको पसंद आया जो कि 1450 का है और ये फिक्स्ड प्राइस है, ये तो आपको रिबेट देंगे नहीं, ऐसा तो नहीं है। अब वैन हुसैन का एक ही शोरूम थोड़ी है, यहाँ पे इस तरीके का पचासों शोरूम होगा एक जगह पे, ठीक है? और इनके पास एक ही बायर थोड़ी आते होंगे, इनके पास एक दिन में हज़ारों बायर आते होंगे। कोई बायर अंदर गया, उसने बोला कि नहीं आप मुझे इस शर्ट को थोड़ा-सा रिबेट दे दीजिए, तो क्या वो आपको रिबेट देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि इसके पास आप नहीं लेके जाएँगे 1450 में तो दूसरा बायर लेके जाएगा, तीसरा बायर लेके जाएगा। और इसके पास तो कमी भी नहीं है ना, बायर्स की तो कमी नहीं है क्योंकि जानता है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। और अगर आप इस शॉप में जाते हैं, आपको इस शॉप का एम्बियंस पसंद नहीं आया, आपको लगा कि नहीं ये शॉप वाले जो है ना अच्छे से बात नहीं किए, तो आप इस शॉप में आप सामान नहीं लेंगे, आप किसी और शॉप में जाएँगे। तो क्या आपके पास भी कमी है क्या? सेलर्स की भी तो कमी नहीं है ना, बहुत सारे सेलर्स हैं। एक वैन हुसैन के कितना सारा प्रोडक्ट मार्केट में मिल रहा होगा, कितना सारा सेलर्स होंगे। तो यही होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन का एग्जांपल कि बायर्स हैव द परफेक्ट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, ठीक है? तो अब आप मुझे ये बताएँ कि इस केस में कि प्राइस क्या डिसाइड होगा? जैसे कोका कोला का प्राइस डिसाइड हुआ कि 10 रुपीज़ का एक बॉटल मिलेगा। हू डिसाइड्स दिस प्राइस? क्या फर्म डिसाइड करता है? क्या सेलर, जिसको फर्म ही बोलते हैं सेलर, या फिर बायर डिसाइड करता है? कौन डिसाइड करता है ये प्राइस कि कोका कोला 10 रुपीज़ का मिलेगा? हू डिसाइड्स? मार्केट डिसाइड करता है। यस। ग्रुप ऑफ फर्म्स नहीं, ग्रुप ऑफ फर्म्स डिसाइड नहीं करता है। मार्केट डिसाइड करता है। नहीं, मार्केट भी डिसाइड नहीं करता है। ठीक है, आप मार्केट बोल सकते हैं। नहीं, देखिए, डिसाइड कौन करता है? ये सप्लाई कर्व है और ये डिमांड कर्व है। तो सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व जिस पॉइंट पे कट करता है, उस पॉइंट पे क्या होता है? इक्विलिब्रियम। ये सप्लाई कर्व आपको याद है? सबने पढ़ा था। मैंने बताया ना कि यूनियन नहीं, इक्विलिब्रियम। यूनियन नहीं डिसाइड करता है। अच्छा, आप कह रहे हैं यूनियन डिसाइड करता है, नहीं यूनियन नहीं डिसाइड करता है। ये देखिए, डिमांड कर्व है और ये सप्लाई कर्व है। यहाँ पे आपका प्राइस होता है और यहाँ पे आपका क्वांटिटी होता है। क्वांटिटी 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे-ऐसे क्वांटिटी होता है और यहाँ पे प्राइस होता है 1, 10, 20